चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे द हिंदू से। द हिंदू की खबरें आज साइंस वाली हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। न्यूज़ आई है पहली HIV एड्स से रिलेटेड। HIV एड्स को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। HIV का पूरा फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है जिसका सही ढंग से यदि इलाज नहीं हुआ तो ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर एड्स का रूप धारण कर लेता। पहले ये कि ये वायरस था, इसके बाद ये HIV से एड्स का रूप धारण कर लिया। एड्स को HIV संक्रमण का सबसे गंभीर चरण माना जाता है, मतलब HIV के ही अंतर्गत आता है एड्स। बताया जा रहा है कि HIV का वायरस शरीर की जो इम्यून सिस्टम रहता है इसमें CD4 नामक श्वेत रक्त कणिका, जिसको हम T सेल कहते हैं, यहाँ पर हमला करता है। ये वे सेल्स होती हैं जो शरीर की अन्य कोशिकाओं में विसंगति और संक्रमण का पता लगाती हैं। अब जब ये इन्हीं पर हमला कर देता है तो फिर तो बचना मुश्किल हो जाता है। हमारी बॉडी में प्रवेश करने के बाद HIV की संख्या बढ़ते ही जाती है और कुछ ही समय में वो CD4 कोशिकाओं, जिसको हम T सेल कहते हैं, नष्ट कर देता है। और मानव का जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है हमारी, वो उसको ये नुकसान पहुंचाता है। बताया जा रहा है कि जब ये एक वायरस शरीर में प्रवेश कर गया तो फिर इसको पूरी तरह से ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। HIV से संक्रमित व्यक्ति की T सेल कोशिकाओं में CD4 कोशिकाओं में काफ़ी कमी आ जाती है। ठीक है, ये स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इन कोशिकाओं की संख्या 500 से 1600 के बीच होती है, लेकिन HIV किसी को हो गया है तो इसकी संख्या, T सेल की संख्या 200 से भी डाउन हो जाती है। बताया जा रहा है यदि हमारा रोगों से लड़ने की कैपेसिटी कम है, कमज़ोर है, तो व्यक्ति को विभिन्न गंभीर रोग जैसे कि कैंसर भी आपको हो सकता है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लिए मामूली चोट या बीमारी से भी उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि HIV संक्रमण की उत्पत्ति कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 1920 के आसपास हुई थी। 1959 में HIV के पहले ज्ञात मामले की पुष्टि एक ऐसे व्यक्ति में की गई जिसकी मृत्यु कांगो में हुई थी। इस विषय पर हुए अनुसंधानों से ये पता चलता है कि अमेरिका में ये वायरस सबसे पहले 1968 में पहुंचा था। तो पहली शुरुआत इसकी कब से हुई? 1920 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, चेक रिपब्लिक जिसको हम बोलते हैं कांगो। 1959 में एक व्यक्ति की डेथ हुई, कहाँ पर? कांगो में। इसके बाद 1968 में अमेरिका में ये वायरस पहुंचा था। HIV की टाइप्स की हम बात करें तो दो प्रकार का HIV रहता है, एक HIV फर्स्ट और एक होता है HIV सेकेंड। HIV फर्स्ट मतलब वर्ल्ड में ज़्यादातर संक्रमण, इसका लीडर कौन रहता है? HIV फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा इस प्रकार का HIV फैलता है। जबकि HIV-2 के रोगियों की संख्या काफ़ी कम है, ये मुख्यतः पश्चिमी और मध्य अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही प्रकार के HIV से ऐड होता है, लेकिन HIV फर्स्ट की तुलना में HIV-2 का प्रसार काफ़ी कठिन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये फैलता कैसे करके, यदि किसी एक व्यक्ति को हो गया है तो दूसरे को कैसे करके होगा। तो बताया जा रहा है रक्त, वीर्य, योनि स्राव, माँ के दूध, इससे भी HIV एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर फैलता है। HIV एड्स के प्रसार का सबसे प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, बताया जा रहा है मिजोरम राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी MCACL ने डाटा कलेक्शन किया था। मिजोरम में 2006 से 2019 तक एड्स प्रभावित व्यक्तियों में 67% व्यक्ति असुरक्षित यौन संबंधों के कारण इससे सब प्रभावित हुए। HIV संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से भी ये फैल जाता है। हालांकि HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए रक्त की जांच के माध्यम से HIV संक्रमण के जोखिमों को काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। देखो, किसी
ऐसे व्यक्ति के साथ सुई, सिरिंज, ड्रग आदि साझा करने से जो इससे संक्रमित है, इससे भी वायरस फैल जाएगा। बताया जा रहा है यदि माता को एचआईवी है, हो सकता है उसके बच्चे को भी एचआईवी हो जाए। इसके लक्षणों की यदि हम बात करें तो एचआईवी से संक्रमित तकरीबन 80% लोगों के शरीर में वायरस प्रवेश करने के लगभग 2 से 6 हफ्ता के बाद एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम नामक लक्षण विकसित होते हैं। शुरुआत में बुखार, ठंडी, जोड़ में दर्द, मांसपेशी में दर्द, गले में खराश, बढ़ी हुई ग्रंथियां, थकान, कमजोरी, वजन कम होना, ये नॉर्मल लक्षण हैं इसके। कई बार व्यक्ति लंबे समय तक किसी लक्षण का अनुभव किए बिना भी एचआईवी के वायरस से संक्रमित हो सकता है। इस दौरान वायरस विकसित होता है, इसलिए हमें लक्षण पता नहीं चलते हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाते रहता है। इलाज की यदि हम बात करें तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। एचआईवी एड्स का पूर्ण इलाज संभव नहीं है, हालांकि कई अलग अलग दवाओं के माध्यम से वायरस को नियंत्रित हम कर सकते हैं। इस तरह के उपचार को हम कहते हैं एंटी वायरल थेरेपी या फिर एआरटी कहते हैं। तो ये क्या है, डेली डेली आपको दवाएं दी जाएंगी जो वायरस को प्रजनन से रोकते हैं, मतलब कि उसके फैलाव को रोकते हैं। इस थेरेपी के अंतर्गत जो टी सेल हैं, टी सेल को हम बचाते हैं, इसी से फिर हमारी बॉडी रोगों से लड़ने की कैपेसिटी को विकसित करती है और एचआईवी का प्रसार भी रुक जाता है। इसके अलावा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। जो टी सेल खत्म हो रही वहाँ पर आप स्टेम सेल लगा दीजिए, क्योंकि स्टेम सेल अपनी जैसी नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। बताया जा रहा है कि ये जो तरीका बहुत जटिल और महंगा है और जोखिमपूर्ण भी है। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर कुछ डाटा दिया गया है कि एचआईवी एड्स की क्या कंडीशन है। जैसे ही ये महामारी शुरुआत हुई तब से लेकर के आज तक 70 मिलियन से अधिक लोग एचआईवी से संक्रमित हो चुके हैं। 35 मिलियन लोगों की मृत्यु भी हुई है, मतलब कि लगभग 50% डेथ का इसका आंकड़ा है। एचआईवी निरोधक सेवाएं मिल ही नहीं पाती हैं। इसी के चलते चलते 2018 में 7,70,000 की लोगों की डेथ हुई थी, सोच सकते हैं, और 1.7 लोग संक्रमित हुए थे। बताया जा रहा है अफ्रीकी क्षेत्र एचआईवी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है और वहाँ प्रत्येक 25 में से एक व्यक्ति, एक वयस्क एचआईवी से संक्रमित है। बताया जा रहा है कि कुछ सालों में जो वैश्विक स्तर पर प्रयास किए गए हैं, इससे एचआईवी से लड़ने में काफ़ी मदद मिली है। एचआईवी के संक्रमण को 2000 से 2018 के बीच 37% तक कम किया जा सका है। भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं एड्स को रोकने के लिए, तो बताया जा रहा है 1986 में एचआईवी संक्रमण के पहले मामले की रिपोर्ट के कुछ समय बाद ही सरकार ने एनएसीपी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की स्थापना करी थी, जो अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर में एड्स विभाग बन गया है। इसके अलावा एक कानून भी बनाया गया था, एचआईवी और एड्स अधिनियम 2017। सितंबर 2018 से लागू एक कानून देश में एचआईवी और एड्स के प्रसार को रोकने और कंट्रोल करने का प्रयास करता है। इसके अलावा एचआईवी और एड्स से जो व्यक्ति संक्रमित हैं उनके खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने का काम करता है। अधिनियम में ऐसे व्यक्तियों के उपचार के संबंध में गोपनीयता का भी प्रावधान किया गया है। इसमें एचआईवी और एड्स से संबंधित शिकायतों के निवारण का तंत्र भी शामिल है। न्यूज़ की बात करें तो यहाँ कंप्यूटर मॉडलिंग की बात हो रही है एचआईवी की वैक्सीन को लेकर के। अंडरवे सिंस 1980s, द सर्च फॉर ए वैक्सीन फॉर एचआईवी हैज़ डिलीवर्ड सेवरल एनकरेजिंग लेड्स। ठीक है, बताया जा रहा 1980 के दशक से ही बातचीत चल रही है कि हम एचआईवी की वैक्सीन लेके आए। नाउ बिगर देन एवर डाटा एंड कंप्यूटिंग पावर ऑफर्स न्यू अप्रोच। अब आज के समय में हमें एक नई अप्रोच मिल गई है, ठीक है, हमें क्योंकि कंप्यूटिंग की पावर मिल गई है। रिसर्चर आर एक्सप्लोरिंग न्यू अप्रोचेस, जिसमें इंक्लूड है mRNA टेक्नोलॉजी।
अब ये mRNA टेक्नोलॉजी क्या है, बताया जा रहा है 2022 की बात, ठीक है। मॉडर्ना और अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ दो ने लॉन्च किया था ट्रायल फेज को HIV वैक्सीन के, किसके साथ में, mRNA के साथ में, mRNA वैक्सीन प्लस HIV वैक्सीन प्लस mRNA टेक्नोलॉजी। बताया जा रहा है दिस फर्स्ट फेज टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन इन रियल पीपुल, और इससे टेस्टिंग हुआ वैक्सीन का सेफ्टी ट्रायल। बताया जा रहा है कि ये जो मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल मॉडल है हैव बीन आल्सो यूज्ड इन मेकिंग डिसीजन अबाउट डज इन वैक्सीन ट्रायल, डोसेस इन वैक्सीन ट्रायल। वैक्सीन ट्रायल में आपको डोसेस देना है, तो उसके लिए भी डिसीजन हम ले सकते हैं मैथमेटिक का प्रयोग करके और कंप्यूटेशनल मॉडल का प्रयोग करके। इससे कट डाउन हो जाता है ऑन डेवलपमेंट टाइम एंड ऑप्टिमाइज इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इसके अलावा डेवलपमेंट का जो टाइम है उसको कट डाउन किया जा सकता है। सेकंड वाली न्यूज़ भी एक किसी बीमारी को लेकर के इसमें बताया जा रहा है कि इस बीमारी से लेकर के वर्ल्ड की क्या लोकेशन है, कौन सा एरिया विश्व का सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ह्यूज टोल, मोर देन 1.2 मिलियन पीपल डाइड इन 2019 ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से लोग प्रभावित हुए, इन्फेक्शन हुआ उनको। इसी से 2019 में 1.2 मिलियन लोगों की जान गई। ठीक है, एक ग्लोबल स्टडी है जिसको कंडक्ट किया गया था 204 कंट्रीज में। द बर्डन वाज हाईएस्ट इन सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया विथ चिल्ड्रन अंडर 5 द मोस्ट रिस्क। सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया है सब सहारन अफ्रीका, इसके अलावा साउथ एशिया, और बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुए। Another 5 million people died in 2019 from diseases in which antibiotic resistant bacteria had a role. इसके अलावा 5 मिलियन अतिरिक्त लोगों की जानें गई 2019 में, ठीक है, ऐसे रोगों से जिसमें महत्वपूर्ण रोल रहा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का। यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको शॉर्टकट में हम AMR कहते हैं। AMR का मतलब होता है किसी भी सूक्ष्म जीव, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी, इससे रोग फैल रहा है। अब इस रोग से निपटने के लिए हमने कुछ दवाई दिए। अब वो दवाई के प्रति यदि अपना रेजिस्टेंस पैदा कर ले कि वो कितने भी रोगी को दिया जाए वो बैक्टीरिया मरने वाला नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। किसी भी सूक्ष्म जीव द्वारा एंटी माइक्रोबियल दवाओं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटी मायरियल और एंटी हेलमिंटिंग्स, जिनका यूज़ संक्रमण के इलाज के लिए हम कर रहे हैं, इसके खिलाफ यदि वो प्रतिरोध हासिल कर लेता है तो उसको हम AMR कहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है GM मॉस्क्यूटो ट्रायल से रिलेटेड। बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वैज्ञानिक मच्छर की एक नई प्रजाति उत्पन्न कर रहे हैं। वो प्रजाति जब मैटिंग कर रही है, ठीक है, जब वो अपने बच्चे पैदा करती है तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो कि वयस्क होने के पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ किया गया है। बताया जा रहा है द रिजल्ट्स आर फ्रॉम द फर्स्ट ओपन एयर स्टडी। ओपन एयर स्टडी की बात हो रही है जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉस्किटो की। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टडी में। ये जो मच्छर है नॉर्मल नहीं है, ये कैसे हैं, इनको जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉस्किटोस कहा गया है। ये अध्ययन किया गया था यूनाइटेड स्टेट में। तो बायो इंजीनियर्ड मेल्स एडिस इजिप्टी मॉस्किटोस हैच्ड, स्प्रीड एंड मेटेड विद द वाइल्ड पॉपुलेशन। हमने कुछ गुणों में परिवर्तन किए हैं मच्छर के जो कि मेल है। अब इसने क्या काम किया,
ओपन एंड प्रोड्यूस, जिसको हैज्ड मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है हैज्ड का ओपन एंड प्रोड्यूस, स्प्रीड एंड मेटेड विद द वाइल्ड पॉपुलेशन, इसको जंगल में छोड़ दिया गया, इसका फैलाव होने लगा, इसके बाद ये जो वाइल्ड पॉपुलेशन है उसके साथ में इसने मेटिंग प्रारंभ कर दी, मतलब कि प्रजनन इसने चालू कर दिया। All the females that inherited a deadly gene from bioengineered, यहाँ पर बताया जा रहा है जितनी भी फीमेल्स थीं, ठीक है, जितनी भी फीमेल थीं उनको इस मच्छर ने अपना जीन क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। फ्रॉम बायो इंजीनियर्ड डेड डाइड बिफोर दे रीच्ड एडल्टहुड, बताया जा रहा है, और ये जो फीमेल है ना इनकी डेथ हो जाती है उनके जैसे ही वो एडल्टहुड वाली अवस्था में पहुंचती हैं। तो ये स्टडी मलेरिया की रोकथाम और अन्य जो मच्छर जनित रोग होते हैं उनके रोकथाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है प्लवक से रिलेटेड, जिसको हम प्लैंकटन कहते हैं। इनके एवोल्यूशन से रिलेटेड एक थ्योरी आई है। तो प्लवक आखिर हैं क्या? प्लवक मतलब जल की धाराओं में तैरने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो कि जल के अन्य स्रोतों में पाए जाते हैं, प्लवक कहलाते हैं। वेरिएशन इन अर्थ्स ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट में वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। ऑर्बिट हम किसको कहेंगे? अर्थ सूरज का जो चक्कर लगा रहा है, जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है वो उसका ऑर्बिट हो गया, उसमें भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है। इससे हेल्प मिलती है टू डिटरमाइन द इवोल्यूशन ऑफ मेरीन फाइटोप्लैंक्टन। इसी से हम जो मैरीन में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन है ना, उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी उत्पत्ति को जान सकते हैं। यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है वो प्लवक नहीं है, फाइटो इसमें जोड़ दिया गया है, तो उस प्लवक को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है फाइटोप्लैंक्टन आर माइक्रोस्कोपिक मैरीन एल्गी, ठीक है, एक छोटे एकदम सूक्ष्म समुद्री जो शैवाल है जिसको आप काई कहते हैं उसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। मैरीन एल्गी आखिर है क्या चीज़? जिसको हम सीवीड भी बोलते हैं। सीवीड इज द कॉमन नेम फॉर काउंटलेस स्पीसीज ऑफ मरीन प्लांट। समुद्र में जो पौधों की प्रजातियां हैं वो सारी आ जाती हैं सीवीड के रूप में। इसमें शामिल है एल्गी दैट ग्रो इन द ओशियन, इसके अलावा एज वेल एज इन रिवर, लेक एंड अदर वाटर बॉडीज। केल्प फॉरेस्ट इन द चैनल आइलैंड नेशनल मैरीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। यह बताया जा रहा है कि जो फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं जिनको हम माइक्रो एल्गी भी बोलते हैं, ये सिमिलर ही रहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट के जैसे ही, मतलब स्थल में जो उगने वाले पौधे उन्हीं के जैसे। इन दैट दे कंटेन क्लोरोफिल, इनके पास भी क्लोरोफिल है। इसके अलावा रिक्वायर सनलाइट इन ऑर्डर टू लाइव एंड ग्रो, इनको भी सूरज का प्रकाश चाहिए ताकि वे इनमें वृद्धि हो सके और जिंदा रह सके। मोस्ट फाइटोप्लैंक्टन आर बायोन्ड एंड फ्लोट इन अपर पार्ट ऑफ द ओशियन, बताया जा रहा है ये उत्प्लावक के जैसे काम करते हैं, ठीक है, एंड फ्लोट इन द अपर पार्ट ऑफ द ओशियन, ओशियन समुद्र का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर ये तैरते रहते हैं। वे आर सनलाइट पेनिट्रेट द वाटर, और यहीं से सूरज का प्रकाश इनको मिलता है। फाइटोप्लैंक्टन आर रिक्वायर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड सल्फर विच दे कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। बताया जा रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन को क्या रिक्वायर है, जैसे कि नाइट्रेट, फास्फेट और सल्फर। अब इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट में। अब न्यूज़ की तरफ चलें तो स्टडी में ये बताया जा रहा है, इन्होंने एनालाइज किया था एक शैवाल के फॉसिल का, जिसका नाम यहाँ लिखाना गया है कोकोलिथोफोरस, जो कि रहा करता था प्लेस्टोसेन पीरियड एलोंग साइड,
उस टाइम में ये रहा करता था, उसके इन्होंने फॉसिल का जीवाश्म का अध्ययन किया है। Alongside deviation in the circularity of Earth's annual orbit, the diversity of plankton species increased during periods of high eccentricity of Earth's orbit। हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी की, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि ये सूर्य है और पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है, तो इसका चक्कर इसको गोल गोल शेप में लगाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसी ना लगा कर के क्या काम करती है, एक अंडाकार पथ में चक्कर लगाती है। इसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी ऑफ प्लैनेट। ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी इज द अमाउंट ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिट डेविएट्स फ्रॉम ए सर्किल। सर्किल से कितना ज़्यादा उसका डेविएशन देखने को मिल रहा है, विचलन देखने को मिल रहा है। जहाँ पर ज़्यादा विचलन है वो एरिया ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी को बताता है। जैसे कि ये पिक्चर में यहाँ दिखाया गया, इसको आप देख सकते हैं। पहले वृत्त था, इसके बाद इसके दो ठो फोकस थे। अभी जो फोकस है, फोकस की डिस्टेंस बढ़ते गई है। तो अब यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इसको रिलेट करके देखा, किसको, प्लांकटन की स्पीसीज को, कि इनमें कब वृद्धि हुई थी और कब कमी हुई थी। तो जब पृथ्वी की जो इसेंट्रिसिटी है ना ज़्यादा थी, हाई इसेंट्रिसिटी में इनकी जनसंख्या बढ़ रही थी, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कोरोना के नए सब वेरिएंट को लेकर के। बताया जा रहा है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 फाउंड इन साउथ अफ्रीका आर नाउ ग्रोइंग इन प्रिवलेंस। इसका प्रसार तेजी से हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द लैब स्टडीज, देयर म्यूटेशन माइट इनेबल देम टू इवेट इम्यूनिटी गेन फ्रॉम कोरोना वैक्सीन या फिर प्रायर इन्फेक्शन मोर स्ट्रांगली देन एग्जिस्टेंस वर्जन ऑफ ओमिक्रॉन। इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, तो कोरोना वैक्सीन के चलते चलते जो इलाज होता था वो इलाज को ये प्रभावित कर सकता है, ये वाला वेरिएंट, या फिर जो इन्फेक्शन है वो और भी मजबूती के साथ में फैल सकता है। दीज सब वेरिएंट्स हैव बीन फाउंड इन 9 कंट्रीज, और ये वाला जो सब वेरिएंट है वो 9 कंट्री में पाया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ब्लू स्टैगलर स्टार से रिलेटेड, ठीक है। ब्लू स्टैगलर्स खुले या फिर गोलाकार समूहों में, कोई ग्रुप यदि ओपन है या फिर वो राउंड लेते हुए सितारों का एक ऐसा वर्ग रहता है जो अन्य तारों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े साइज का और नीले रंग का होता है, इसलिए इसको हम अलग से ही जान सकते हैं। ब्लू स्टैगलर तारों के विषय में बताया जाता है, असामान्य रूप से ये गर्म और चमकीले होते हैं, और प्राचीन जो तारकीय समूह हैं जिसको ग्लोबुलर हम कहते हैं, गोलाकार तारामंडल, इसके कोर में ये पाए जाते हैं। कोर वाले हिस्से में चारों तरफ तारे रहेंगे, बीच में रहे। इनकी उत्पत्ति का एक संकेत ये है कि वे केवल घने तार की प्रणालियों में ही पाए जाते हैं। डेंस जहाँ पर तारों की संख्या ज़्यादा है वहीं पर ये पाए जाते हैं। जहाँ से सितारों के बीच की दूरी बहुत कम है, जाहिर सी बात है, जब तारे बहुत सारे पास पास में हैं तो उनके बीच में दूरी कम होगी, एक प्रकाश के एक अंश के बराबर। एलन सैंडेज ने 1952-53 में गोलाकार क्लस्टर में M3 ब्लू स्टैगलर की खोज की थी। अधिकांशतः ब्लू स्टैगलर सूर्य से कई हजार प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं और इनमें से ज़्यादातर 12 बिलियन साल या उससे भी ज़्यादा पुराने। मिल्की वे आकाशगंगा का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ग्लोबुलर ओमेगा सेनेटरी है। ब्लू स्टैगलर की विशेषता यहाँ पर बताई जाती है। ब्लू स्टैगलर सितारे तारकी विकास के मानक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। नॉर्मली आप जो जैसा सोचते हैं कि तारों का विकास हुआ, कैसे करके तारे बने, बताया जा रहा है एक ही बादल से एक ही निश्चित पीरियड में जन्मे तारों का कोई एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप बनता है।
तारे का निर्माण अंतर तार की आणविक बादलों मतलब बहुत ठंडी गैस और धूल के अपारदर्शी गुच्छों में होता है। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है हर एक तारा अपने द्रव्यमान के बेस पर अलग अलग रूप में विकसित होता है, जिसमें एक ही समय में उत्पन्न हुए सभी सितारों तारों को हर्ट्ज स्प्रंग रसेल आरेख पर स्पष्ट रूप से निर्धारित वक्र पर स्थित होना चाहिए। यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है कि जो ब्लू स्टेगलर स्टार हैं वो नॉर्म से आखिर अलग क्यों हैं। These hot blue massive stars seem to have different trajectory of evolution. Evolution की हमको अलग ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल रही है from that of their neighbors. उनके पास में जो तारा है उस तारे से इनका जो एवोल्यूशन है वो भी अलग ही हुआ है। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है प्रक्षेप वक्र। देखिए आप यदि किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो सीधा ना जाके एक प्रक्षेप में कर्व में गिरता है, उसको हम कहते हैं प्रक्षेप वक्र। बताया जा रहा है इट इज नॉट ओनली ह्यूमंस हु अपीयर इसेंट्रिक, न केवल ह्यूमन है जो कि प्रतीत होते हैं इसेंट्रिक। इसेंट्रिक यहाँ पर बताया जा रहा है मतलब व्यवहार में कुछ अलग होना। स्टार कैन हैव देयर आउन आइडियाज ऑफ इसेंट्रिसिटीज, ठीक उसी प्रकार से तारों में भी ये अलग व्यवहार देखने को मिलता है। वन सच केस इज दैट ब्लू स्टेगलर क्या है, पार्टिकुलरली टाइप ऑफ स्टार है, स्टार का एक प्रकार है जो कि हमें दिखाई देता है क्लस्टर में। ठीक है, क्लस्टर वर्ड आया मतलब होता है समूह में, एंड आल्सो समटाइम अलोन, तो न केवल ग्रुप में, कभी कभी ये अकेला भी दिखता है। साइंटिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इसेंट्रिसिटी, इनका जो अलग व्यवहार है उनको ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर स्टडिंग दैम फॉर लॉन्ग ईयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु रिसर्चर्स हैव फाइंड सपोर्ट फॉर वन वे टू अंडरस्टैंड देयर अबरेंट बिहेवियर। तो बेंगलुरु के वैज्ञानिक हैं, इसका जो अपभ्रंश वाला व्यवहार है, अपवाद वाला व्यवहार है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है फॉर दिस रिसर्चर्स आल्सो मेड यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द UVIT इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए इन्होंने अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का प्रयोग किया था ऑफ एस्ट्रोसेट का। इंडिया फर्स्ट साइंस ऑब्जर्वेटरी है स्पेस में। यहाँ पर उसकी एज को लेकर के बात कही जाती है। यदि हमको समझना है ब्लू स्टेगलर स्टार को तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कैसे करके उनको क्लासिफाई किया गया है और कैसे स्टार का एवोल्यूशन हुआ है। हमारा सन एग्जाम्पल के तौर पर इस व्हाट इज़ कॉल्ड ए मेन सीक्वेंस स्टार, इसको आप मेन सीक्वेंस स्टार बोल रहे हो, एंड गिवन its mass and age, it is expected that once it has converted all its hydrogen into helium, इसने जब ये बन रहा था तो क्या काम किया, हाइड्रोजन जितना भी था उसको इसने हीलियम में कन्वर्ट कर लिया। इट्स कोर विल गेट डेंसर, और इसकी जो कोर है वो डेंस होते गई क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के दो अणुओं के बीच में, परमाणु के बीच में टक्कर हुई, टक्कर होने से वो आपस में मिल गए और मिल के डेंस होते गया, वाइल आउटर लेयर फैलते गई, सो इट विल ब्लोड इनटू रेड जाइंट। फिर बताया जा रहा है फिर बाद में ये बिकम हो गया किसमें, रेड जाइंट में। आफ्टर दिस फेज इट्स फ्यूल स्पेंड, इसके पास जो फ्यूल था वो फैलते गया, एंड विल श्रिंक, और फिर ये सिकुड़ रहा है। अब इसके पास फ्यूल नहीं है, वो पूरा खर्चा हो गया, तो अब ये सिकुड़ना चालू हो जाएगा, जब तक एनर्जी ये फैलते जाएगा। बिकमिंग स्मॉलर, छोटा हो गया। कूलिंग स्टार कॉल्ड ए वाइट ड्वार्फ स्टार एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, कूलिंग स्टार जिसको कहा जाता है वाइट ड्वार्फ स्टार, जब इसकी लाइफ एंड होती है तो इसको वाइट ड्वार्फ स्टार बोला जाता है। यहाँ बताया जाता है कि कुछ कुछ तारों में हमें कुछ भिन्नता दिखाई देती है, जैसा यदि तारा अपना विकास कर रहा है तो उसमें विस्तार होगा,
लेकिन जब अपनी वो पूरी ऊर्जा को ख़त्म कर देगा तो वो सिकुड़ना चालू हो जाएगा। लेकिन कुछ तारे इसका जस्ट उल्टा करते हैं, एक्सपांडिंग इन साइज एंड कूलिंग डाउन। दो चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अपोजिट बात पता चलती है। दे ग्रो ब्राइटर, वो ग्रो करते हैं, ब्राइट, एकदम ब्राइटर होते जाते हैं, एंड हॉटर, ब्राइट भी होते जाएंगे और हॉट भी होते जाएंगे, एंड ब्लू इन कलर, ठीक है, और उनका कलर कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा। दस स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द कूलर रेड स्टार्स इन देयर विंसिटी। अब बताया जा रहा है यहाँ पर क्या है कि जो हमने एक डायग्राम बनाए थे कि कलर से हम तारों के जीवन आरेख को समझेंगे, कैसा कलर है तो कैसी उसकी उम्र है। लेकिन अब जिसका जो कलर है वो नीला कलर का है, इसलिए हमने इसको जो लाल ठंडे लाल तारे थे इसको इससे हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब बताया जा रहा है विकास का जो चरण था, ये नीला वाला जो तारा था वो थोड़ा पीछे था, इसका विकास बाद में हुआ था, इसलिए उनके गर्म नीले रंग के कारण विशेष रूप से नीले रंग के स्टेगलर हम उनको बोलते हैं। ऐसा यहाँ पर स्टेगलर स्टार के बारे में बताया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे एनआईए से रिलेटेड, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए एक्ट 2008 के माध्यम से। इट इज़ ए सेंट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस, ठीक है। यदि किसी ने अपराध किया है उस अपराध को इन्वेस्टिगेट करना, इसके अलावा अपराधियों को सजा दिलाने का काम ये करती है। अफेक्टिंग द सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। किस किस टाइप के अपराध इस श्रेणी में आ जाते हैं? यदि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और एकता इंडिया की कोई प्रभावित कर रहा है, ठीक है, यदि स्टेट की सिक्योरिटी खतरे में है, इसके अलावा फॉरेन के साथ में हमारे जो रिलेशन है कोई ख़राब करने की कोशिश करता है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा एनआईए। अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, ठीक है, एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के केसेस भी ये देखता है। स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफेट इंडियन करेंसी, ठीक है, यदि कोई फेक मुद्रा चला रहा है, इसमें स्मगलिंग हो रही है, तो उसको भी देख रेख करता है एनआईए। इट इम्प्लीमेंट्स इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशन, रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इट्स एजेंसीज एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ने अपने हिसाब से तो कानून बनाए ही हैं, लेकिन ये कानून बनाते टाइम ध्यान रखा था यूनाइटेड नेशंस का और अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी। इसका ऑब्जेक्टिव है कॉम्बैट टेरर इन इंडिया। इट एक्ट्स एज सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इसकी ब्रांच है हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में। यहाँ पर इसके गोल बताए जाते हैं, क्या क्या इसके गोल हैं। एक वर्ड यूज किया गया है शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में क्या क्या जाता था? scheduled to act specify a list of offenses which are to be investigated and prosecuted by the NIA। NIA ने जिन अपराधों की एक लिस्ट बनाई है उनको शेड्यूल्ड ऑफेंस हम कहते हैं। These include offenses under acts such as the Atomic Energy Act 1962, Unlawful Activity Prevention Act 1967। न्यूज़ की बात करें तो हाल ही में जम्मू में जो अटैक हुआ था, तो बताया जा रहा है एनआईए की टीम सर्वे करेगी जम्मू में जो अटैक हुए थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम हेडेड बाय इट्स चीफ कुलदीप सिंह, इसके चीफ कौन है? कुलदीप सिंह। ऑन सैटरडे सर्वेड द संजुआन अटैक साइट इन जम्मू वेयर टू जैश ए मोहम्मद फिदाइन, मतलब सुसाइड स्क्वाड था। इसके अलावा एक सिक्योरिटी ऑब्जर्वर किल्ड ऑन फ्राइडे इन ए फायर्स गन फाइट भी चली, एक ऑफिसर की डेथ हो गई। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डील करता है रूल ऑफ ट्रेड के साथ में बिटवीन नेशंस। दो देशों के बीच में कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, ट्रेड होता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज आर स्मूथली प्रिडिक्टेबल एंड फ्री एज पॉसिबल। दो देशों के बीच में जो होने वाला व्यापार है वो एकदम आसान हो, स्मूथ हो, प्रिडिक्टेबल हो, मतलब अनुमानित, और फ्री होना चाहिए। WTA इज नॉट ए यूनाइटेड नेशंस। विश्व व्यापार संगठन यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है और ना ही ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट है, लेकिन कोऑपरेटिव अरेंजमेंट हमको WTO और UN में देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रैक्टिसेस विद द यूनाइटेड नेशंस, और काम प्रैक्टिसेस की जाती हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ में। द WTO हैज़ ओवर 160 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। 160 से ज़्यादा इसके सदस्य देश हैं। 98% हिस्सा यहाँ पर होता है विश्व के ट्रेड का। हिस्ट्री की बात करें तो 1948 से लेकर के 1994 तक GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड प्रोवाइडेड द रूल्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड। गेट ने विश्व के व्यापार के लिए कुछ नियम बनाए। इट सीम्ड वेल एस्टेब्लिश्ड बट थ्रू आउट दोज 47 ईयर्स इट वाज प्रोविजनल एग्रीमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये उस समय प्रोविजनल एग्रीमेंट और ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। पिछले 47 ईयर की बात हो रही। द WTO's क्रिएशन इन 1995 मार्क्ड द बिगेस्ट रिफॉर्म इन इंटरनेशनल ट्रेड। WTO 1995 में जब आया था तो बहुत बड़े संशोधन गेट में हुए थे। सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, वेयर द गेट मेनली डील्ड विद ट्रेड इन गुड्स। गेट क्या काम करता था, वस्तुओं की डीलिंग में ही काम करता था। द WTO एंड इट्स एग्रीमेंट आल्सो कवर ट्रेड इन सर्विस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेकिन जब WTO आया तो उस समय में सेवाओं की जो खरीदी बिक्री होती थी, कमाई होती थी, उस पर भी नियम कानून लागू हो गए, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पर भी काम करता है। द बर्थ ऑफ WTO आल्सो क्रिएटेड न्यू प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट यदि कहीं पर हो रहा है तो उसका सेटलमेंट भी WTO करेगा। अब हम न्यूज़ को देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है WTO में ईज कर्ब्स ऑन इंडियन ग्रेन एक्सपोर्ट। विश्व व्यापार संगठन इंडिया का जो ग्रेन एक्सपोर्ट था उसके लिए जो बैन लगा दिया था, या फिर हमें जो रुकावटें आ रही थी WTO की तरफ से, उसको अब सरल किया जा सकता है। बताया जा रहा है वेयर देयर इज ए हंगर देयर आर ग्रेन्स टू गो। ऐसा कहना है मिनिस्टर का। जहां पर भी भुखमरी है ये दाना वहां तक पहुंचना चाहिए। बताया जा रहा है श्री राम लक्ष्मण वाशिंगटन DC की ये रिपोर्ट है।